नमस्कार, मैं सारंग पुराणिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसमें हम जानेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं और जिसके बाद जवाब वो जानना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ऑटिज़्म? ऑटिज़्म क्या है? तो 3 पार्ट है जो ऑटिज़्म को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और रिपिटेटिव बिहेवियर। इसके अलावा किसी भी तरह के होने वाले जो इश्यूज होते हैं वो एक तरीके से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है या जो डेवलपमेंट के कारण बाद में आते हैं। इसका मेन रीज़न या मेन प्रॉब्लम ऑटिज़म से नहीं रिलेटेड होता है। दूसरा पार्ट आता है, ऑटिज़म क्यों होता है, या कई बार पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म क्यों हुआ। देखिए, वैसे तो ऑटिज़म का एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं चला है। या तो ये जेनेटिक हो सकता है, कुछ रिसर्च में सामने आया है, या एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण भी होता है। कई बार प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल यानी जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, डिलीवरी के वक्त या डिलीवरी के बाद के पहले के 3 साल में होने वाले कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो अगर इन तीनों में से भी कोई कॉज है तो ये भी ऑटिज़म के प्रॉब्लम को बढ़ाने में, या जो मेन कॉज ऑफ ऑटिज़म लोग जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या ऑटिज़म ठीक हो जाएगा? क्या कई बार पेरेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे-जैसे आप बच्चे पे काम करेंगे वैसे-वैसे इम्प्रूवमेंट दिखता है। आमतौर पे जिस बच्चे को सीवियर ऑटिज़म है उसमें एज़ सच बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। बट मॉडरेट ऑटिज़म, माइल्ड ऑटिज़म के केसेस में थेरेपी से अच्छा खासा चेंजेस देखा जा सकता है और बच्चे को इंडिपेंडेंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या मेरा बच्चा बोलने लगेगा? ना कई बार ऑटिज़म के बच्चों को बोलने को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कि अपना बच्चा बोलेगा या नहीं, तो इसके लिए आपको कुछ रिसर्च को समझना ज़रूरी है। आमतौर पर 60% ऑटिज़म के बच्चे नहीं बोलते हैं, और अगर मतलब उनके अंदर 40% बच्चे ही बोल पाते हैं। लेकिन स्पीच थेरेपी और दूसरे थेरेपी की मदद से लगभग 80% ऑटिज़म के बच्चे बोलने लगते हैं, उनके वर्ड्स आ जाते हैं। ये एक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे बच्चा एकदम से पैदा होते से नहीं बोलता, धीरे-धीरे पहले वो सिंगल लेटर डेवलप करता है, फिर वर्ड्स बोलता है, फिर छोटे सेंटेंस, फिर बड़े सेंटेंस बोलना शुरू करता है। वैसे ही ऑटिज़्म के भी अंदर भी जब आप थेरेपी देना शुरू करते हैं तो पहले-पहले बच्चा इमिटेशन सीखता है, रिसेप्टिव डेवलप करता है, फिर एक्सप्रेसिव में वोकैब्युलरी, वर्ड्स, और ग्रेजुअली अपनी लैंग्वेज की तरफ डेवलप करते हुए वो आगे जाता है। अगला पार्ट अब आता है कि क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? तो इसको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे का प्रॉब्लम कितना है। जितना बच्चे का प्रॉब्लम होगा उतना ही उसका इम्प्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहती है, या कितना सही उसका डायग्नोसिस किया गया है, उसके प्रॉब्लम्स को कितना सही पकड़ा है। अगर राइट डायरेक्शन में थेरेपी दी जाए तो बच्चे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। इसमें पहले 3 साल में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आता है। अर्ली इंटरवेंशन में अगर 3 साल से पहले बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि बच्चा ऑटिज़म से जल्दी बाहर आ सकता है, या उसके इम्प्रूवमेंट ज़्यादा रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्या मेरे बच्चे को देख के आप ये बता सकते हैं कि इसको इश्यू कितना इसका सीवियर है, माइल्ड है या मॉडरेट है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे का इश्यू माइल्ड भी है तो भी उसे इग्नोर ना करें, आप प्रॉपरली उसे थेरेपी प्रोवाइड करें। अगर आपने सही ध्यान नहीं दिया तो माइल्ड बच्चा भी सीवियर हो सकता है, और अगर सही तरीके से थेरेपी दी जाए तो सीवियर बच्चा भी माइल्ड होने में आ सकता है। तो इसके लिए थेरेपी की सिंसियरिटी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के चक्कर में पेरेंट्स को नहीं पड़ना चाहिए। अगला पार्ट आता है, मेरा बच्चा बार बार एक ही बिहेवियर को क्यों दोहराता है? इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि बच्चे के इश्यूज़ क्या हैं। जैसे सेल्फ रेगुलेशन एक कारण हो सकता है। इसका कारण ऑटिज़म सिर्फ नहीं हो सकता, और भी कई इश्यूज़ इसके अलावा हो सकते हैं। जैसे सेल्फ रेगुलेशन एक इश्यू हो सकता है, इसके लिए मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। कई बार बच्चे इम्प्रूव होने के बाद भी अपनी एंग्जायटी को कंट्रोल करने के लिए या अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, से कई बार बच्चे बहुत एक्साइट हो जाने पर फ्लैपिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। तो ये उनका एक्सप्रेशन है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि बच्चा के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है। कोई बच्चा कितने भी हाथ हिला ले, सर हिला ले, उससे उसके ब्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि हमें उसकी सही प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। जैसे-जैसे बच्चे की कोर स्ट्रॉन्ग होती जाती है, पोस्चर सुधरता जाता है, उसके सेंसेस इंटीग्रेट होते हैं, उसकी लैंग्वेज आ जाती है, उसके बाद वो अपने रिपिटेटिव बिहेवियर्स को करना छोड़ देता है। कई बार रिपिटेशन अगर बिहेवियर में देखा जाए तो ये एक इमैच्योरिटी का साइन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या मोबाइल देखने से ऑटिज़म होता है, या वर्चुअल ऑटिज़म जैसे टर्म आजकल चल रहा है,
इसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि मोबाइल देखना या ज़्यादा मोबाइल देखना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इवन एडल्ट या बड़े बच्चे भी ऑटिज़्म नहीं उनको होता है, बट ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से उन्हें भी आजकल रिहैब सेंटर जाना पड़ता है। इवन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा यूज़ करने से या वहाँ पर रहने की वजह से भी लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़े हैं। तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि ज़्यादा मोबाइल देखना आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ मोबाइल देखने से ही ऑटिज़्म होता है ये सही नहीं है। अगर आपका बच्चा मोबाइल ज़्यादा देखेगा तो डेफिनेटली उसके दिमाग पर एक बुरा असर पड़ सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।